कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। कहते हैं राजनीति में किसी भी चीज की टाइमिंग काफी ज्यादा मायने रखती है। वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइमिंग का मास्टर भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसकी वजह है अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल बुधवार को मोदी सरकार के कैबिनेट की मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद जहां पूरा देश गुस्से से आग बबूला हो उठा है, उसी बीच एक और लोग सोच रहे थे कि बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान के बारे में फैसला होगा। लेकिन मोदी सरकार ने जातियों की गिनती का जिन्न बाहर निकाल दिया और फिर पूरा विपक्ष चारों खाने चित हो गया। कई साल से चले आ रहे विपक्षी दलों का बड़ा मुद्दा एक ही झटके में खत्म हो गया। हालांकि इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पूरे देश भर में पहलगाम हमले के प्रतिशोध की मांग जोर जोर से उठ रही है, उसी बीच अब जाति जनगणना के सवाल पर कोई स्पष्ट रुख न अपनाने वाली भाजपा सरकार ने अचानक कैसे ये फैसला लिया, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आसान भाषा में समझेंगे कि जाति जनगणना के फायदे और नुकसान क्या है। बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में जाति जनगणना का फैसला आते ही अचानक से पक्ष और विपक्ष जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने लगे। इन सब में राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के दबाव के चलते यह फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाए। साथ ही उनका आरोप है कि 2014 से ओबीसी को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि आखिर जाति जनगणना क्या होती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर बांटा जाता है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आमतौर पर आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। हालांकि 1951 के बाद से जातिगत डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया था ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल SC, ST की जनसंख्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन OBC और सामान्य वर्ग की जातियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बात करें जातिगत जनगणना के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय से हो गई थी। 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान देश में कुल 4147 जातियों की गणना की गई थी और ओबीसी की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 के बाद से केवल SC और ST की आबादी के आंकड़े ही एकत्र और प्रकाशित किए गए। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थी और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस प्रकार 1931 के बाद से देश में कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जनगणना नहीं हुई और आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना के विचार को खारिज कर दिया। तब से हर 10 वर्ष में जनगणना होती रही, किंतु 2021 में कोविड के चलते जनगणना स्थगित कर दी गई। अब सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है। हालांकि 1 साल पहले बिहार की नीतीश सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना कराई थी। बाद में केंद्र ने उसे सार्वजनिक कर दिया था। कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में जाति आधारित जनगणना करवाई थी, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर जातिगत जनगणना के फायदे क्या है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उनका कहना है कि जातिगत आंकड़े सरकार को विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जातियां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा वंचित है। इससे कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी और अन्य वंचित समुदाय की सटीक जनसंख्या के अभाव में आरक्षण नीतियों को लागू करना और संसाधनों का उचित वितरण करना मुश्किल रहा है। मंडल आयोग 1980 ने ओबीसी की आबादी को 52% माना था, लेकिन यह अनुमान पुराने डेटा पर आधारित था।
नए आंकड़े आरक्षण की सीमा और वितरण को और पारदर्शी बना सकते हैं। इसके साथ ही जातिगत जनगणना से उन समुदायों की पहचान हो सकेगी जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। जातिगत डेटा सामाजिक असमानताओं को उजागर करेगा, जिससे सरकार और समाज को इन मुद्दों को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष जाति की आय या शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, तो इसे सुधारने के लिए नीतियां बनाई जा सकती है। हालांकि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जातिगत जनगणना के कई फायदे तो हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल और जागतिक आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ सकती है। जागतिक जनगणना से कुछ समुदायों की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक हो सकती है, जिससे आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ सकती है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। जागतिक जनगणना का प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित करेगा। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के बाद जहां ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% बताई गई, विपक्षी दलों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। इससे विपक्षी गठबंधन को कई क्षेत्रों में लाभ मिला। इन सब के बीच एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बार बार पूछा जा रहा है, वो यही है कि पहलगाम हमले के बाद जहां हर किसी को उम्मीद थी कि 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी इस आतंकी हमले के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगे, उसी बीच अचानक जातिगत जनगणना का फैसला कैसे लिया गया। इसको लेकर भाजपा और संघ के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन सही वक्त का इंतजार था। भाजपा सरकार और संघ नेतृत्व चाहते थे कि ऐसे वक्त में इसके बारे में फैसला किया जाए जब विपक्ष की ओर से इसका मुद्दा जोर पर न हो। यानी सरकार और संघ चाहते थे कि यह संदेश न जाए कि विपक्ष के दबाव में ऐसा फैसला हुआ है। यही वजह है कि जब हर किसी की नजर थी कि शायद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, तो चौंकाते हुए जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।